Hello students, welcome back to my channel SST by Shweta. Yes student, today we will study chapter 3 class 8 history and chapter 3 का ये जो टॉपिक है हमारा अ न्यू सिस्टम इज़ डिवाइज्ड। ये इसकी सेकेंड वीडियो है मेरी रूलिंग द कंट्री साइड की। फर्स्ट आपने आई थिंक देख ली होगी। ओके, अभी ये इसकी सेकेंड है। अ न्यू सिस्टम इज़ डिवाइज्ड। एक न्यू सिस्टम की जो है किस तरह से डिस्कवरी हुई, किस तरह से खोज हुई। इससे पहले आपने देखा था ना कि जो है परमानेंट सेटलमेंट किया गया था। ओके, अभी हम इसको लिंक करते हैं फर्स्ट वीडियो से। तो फर्स्ट वीडियो में आपने देखा कि परमानेंट सेटलमेंट किया। अब परमानेंट सेटलमेंट में भी प्रॉब्लम्स आने लगे। ठीक है, अब उस प्रॉब्लम्स के बाद अब क्या कर सकते थे भाई, उनको तो रेवेन्यू चाहिए ही था ना। और परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता था कि एक बार जो फिक्स हो गया तो हो गया। तो अभी ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक न्यू सिस्टम को डिस्कवर किया। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी मैनी ऑफ द कंपनी ऑफिशियल्स, बहुत सारे जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे उन लोगों ने सोचा कि भाई एक मीटिंग करिए एक बैठ के, और किसी तरह से और ज़्यादा हमें रेवेन्यू की ज़रूरत है। हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ रहे हैं और कैसे उनको पूर्ति करेंगे, हम इंडियंस से ही करना था उन्होंने। तो इसके लिए न्यू सिस्टम वो किया गया। तो एक इंग्लिश मैन थे, मतलब ब्रिटिशर्स, जो आपकी बुक में उनका नेम दे रखा है हॉल्ट मैकनेज। तो उन्होंने ये सिस्टम जो था ये डिस्कवर किया, जो कि इफ़ेक्ट में आया 1822 में। और इस सिस्टम में क्या नाम रखेंगे उसका, महालबारी रखेंगे। तो ये जो है ही फेल्ट दैट द ब्लेज वाज एन इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन, कि उन्होंने ये फेल्ट किया कि जो ब्लेजेस हैं ये क्या हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूट हैं। और ये जो है नॉर्थ इंडियन के सोसाइटी में जिनको प्रिजर्व किया जाना चाहिए, मतलब इनको सुरक्षित रखो क्योंकि इन्हीं से हमारी रेवेन्यू ज़्यादा होगी। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, अंडर हिज डायरेक्शंस कलेक्टर्स वेंट फ्रॉम ब्लेज टू ब्लेजेस में उन्होंने कलेक्टर्स भेजे, जो रेवेन्यू कलेक्टर्स थे। उन्होंने लैंड का इंस्पेक्शन किया, फील्ड का मेज़र किया, कितना किसका फील्ड है उसके अकॉर्डिंग वो फिक्स करेंगे, मतलब उसके अकॉर्डिंग तय करेंगे कि कितनी उसको रेवेन्यू देनी है। एंड रिकॉर्डिंग द कस्टम्स एंड राइट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, ये सब उन्होंने किया। इसके बाद में द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन अ ब्लेज वाज एडेड अप टू कैलकुलेट द रेवेन्यू दैट ईच ब्लेज कहते हैं महालबारी जो है, महाल मीन्स ब्लेज, ये सब उसको करना पड़ता था। ठीक है, यस। नेक्स्ट है महालबारी सिस्टम। यहाँ से जैसे मैंने बताया पहले महालबारी को इंट्रोड्यूस किया। महालबारी क्या है, ये किसने बनाया, 1822 में स्टार्ट हुआ ये। तो महालबारी जो है, यस, अब ये हमारा महालबारी सिस्टम जो है सेटलमेंट, द कलेक्टर्स वेंट फ्रॉम ब्लेज टू ब्लेज, वहाँ जा कर के उन्होंने ये सब कर लिया। उसके बाद में चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी was given to the blaze headman rather than the जमींदार। तो यहाँ पर ब्लेज हेडमैन, जिसे आप सरपंच कह सकते हैं, ग्राम प्रधान कह सकते हैं, मुखिया जी कह सकते हैं, जो भी आपके यहाँ बोलते हैं वो ब्लेज हेडमैन, उसको ये कहा गया कि वो कलेक्ट करके दे। ठीक है, इसके बाद में ये आपका हो गया महालबारी सिस्टम। अब नेक्स्ट वो सिस्टम, उसके बाद में भी ये शुरू होता है हमारा मुनरो सिस्टम। अब मुनरो सिस्टम क्या है, तो द न्यू सिस्टम दैट वाज डिवाइज्ड केम टू बी नोन एज द रैयतवार और रैयतबारी। रैयत और रैयतबारी, रैयत किसको कहते हैं, ये फार्मर यानी पीजेंट के लिए रैयतबारी कहेंगे। इट वाज ट्राइड ऑन अ स्मॉल स्केल बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। तो ये रैयतबारी जो था ये इंट्रोड्यूस कराया किसने, ये अलेक्जेंडर रीड ने। इट वाज सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड बाय थॉमस मुनरो, इसको फिर आगे थॉमस मुनरो ने डेवलप किया, विच वाज ग्रेजुअली एक्सटेंडेड ऑल ओवर साउथ इंडिया के लिए, और इसी से इसका नेम जो है मुनरो सिस्टम पड़ गया। ठीक है,
यस, अब जो रैयतवारी है उसके बारे में, यानी मुनरो सिस्टम या रैयतवारी सिस्टम, इसमें क्या प्रॉब्लम आई, अब इसको भी आगे आगे चेंज करना पड़ गया इनको। तो इसमें क्या थी, द सेटलमेंट हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर्स यानी कि फार्मर उसको ही कहते हैं रैयत, पीजेंट, फार्मर, कल्टिवेटर, और उसको कहेंगे तो रैयत, who had tilled the land for generations. Uh, British should act as parental father figures protecting the रैयत under their charge, यानी कि ये जो सिस्टम है, जैसे कि फादर का जो है प्रॉपर्टी, जो उसके सन को ट्रांसफ़र होने वाला, ये वो सिस्टम है। तो यहाँ पर ब्रिटिश इसमें भी इंटरफेयर करते थे। टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड रेवेन्यू, ऑफिशियल्स फिक्स्ड टू हाई अ रेवेन्यू डिमांड। इसके लिए क्या करते थे जो ऑफिसर थे ब्रिटिशर्स, वो रेवेन्यू को फिक्स किया उन्होंने, हाई रेवेन्यू डिमांड पर ज़्यादा उन्होंने रेवेन्यू लगा दिया। पीजेंट वर अनेबल टू पे रैयत फ्लीड द कंट्री साइड एंड ब्लेज बिकम डेजर्टेड इन मैनी रीजन्स। उसका क्या प्रॉब्लम क्या आई, मेन उसका क्या परिणाम निकला, रिजल्ट क्या निकला उसका, कि जो पीजेंट थे, किसान थे, उन पर इतना ज़्यादा बर्डन दे दिया गया, उन पर रेवेन्यू का इतना बर्डन कर दिया उनको रेवेन्यू से, कि वो नहीं दे पाए, अनेबल हो गए उसे देने में, और वो कंट्री साइड से फ्ली कर गए, भाग गए। और ब्लेजेस जो थे वो बिकम डेजर्टेड इन मैनी रीजन, बहुत सी जगहों पर ब्लेज के ब्लेज खाली हो गए, लोगों ने खेती करना बंद कर दिया, क्योंकि भाई जितना उनको होता नहीं था प्रॉफिट, उससे ज़्यादा तो उनको रेवेन्यू देना पड़ता था। तो ये जो है ये हुआ। तो यहाँ तक अभी हमने ये सिस्टम जो थे, दोनों सिस्टम हमने देख लिए, कौन कौन से थे। न्यू सिस्टम इज़ डिवाइज्ड, है ना, मुनरो सिस्टम देखा हमने, रैयतवारी देखा। अब रैयतवारी भी अच्छा नहीं था, ठीक है। यस स्टूडेंट, बेटा आप इसमें देख रहे हैं ना ये पिक्चर, ओके, आपकी बुक का पेज नंबर 30 पर फिगर 5 और फिगर 6 है। ये देखिए, ये एक फ्लोरल प्रिंट है, ये वाला जो है, ये प्रिंट जो है, ये क्या है, ये है आपका कालमकारी, ठीक है, कालमकारी प्रिंट है, जो कि क्रिएटेड बाय वीवर्स ऑफ आंध्र प्रदेश के वीवर्स ने बनाया है इंडिया में। और दूसरी साइड ये वाला जो हम देख रहे हैं, यस, दिस वन इज मेड बाय विलियम मॉरिस। ये फेमस पोइट हैं एंड आर्टिस्ट हैं 19th सेंचुरी के ब्रिटेन में। दोनों ने ये कलर बना रखे हैं, ये देखो, ये इंडियन का है और ये इसका है। अब इसमें क्या है, देयर इज वन थिंग कॉमन। क्या कॉमन दिख रहा है आपको? यस, इसमें मुझे तो भाई दिख रहा है कि इसमें एक ब्लू कलर जो है, इसका प्रिंट लगभग एक जैसा ही है, और बोथ यूज अ रिच ब्लू कलर, दोनों में ब्लू कलर यूज किया हुआ है। कॉमनली कॉल्ड इंडिगो, जिसे क्या कहते हैं, इंडिगो, ठीक है। इस चैप्टर में आप इंडिगो के बारे में पढ़ेंगे। जो ब्लू कलर है उसको इंडिगो कहा गया है, जिसे आप नील भी कहते हैं। डू यू नो हाउ दिस कलर वाज प्रोड्यूस्ड? आपको नहीं पता होगा कि ये कलर कैसे प्रोड्यूस होता है। तो ये कलर जो है कैसे प्रोड्यूस होता है, द ब्लू दैट यू सी इन दीज प्रिंट वाज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ प्लांट कॉल्ड इंडिगो। ये जो है एक प्लांट से बनता है जिसको इंडिगो कहते हैं। इट इज़ लाइकली दैट द ब्लू डाई यूज्ड इन द मॉरिस प्रिंट इन 19th सेंचुरी, ब्रिटेन में, जो कि मैन्युफैक्चर करते थे वहाँ, ठीक है, फ्रॉम इंडिगो प्लांट्स कल्टिवेटेड इन इंडिया। यहाँ मतलब कलर डाई तो चाहिए ब्रिटेन में, और प्लांट वहाँ पर ग्रो किया जा रहा है इंडिया में। तो ये इंडिया वाज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। उस टाइम पर इंडिगो का जो है बहुत बड़ा सप्लायर था इंडिया। तो सारी जो प्रॉब्लम थी वो अब यहाँ से शुरू होती है कि जो क्रॉप्स फ्रॉम यूरोप के लिए क्रॉप क्या ग्रो करनी है, ठीक है। तो यूरोप वाले को तो वही चीज़ चाहिए जो उनके यहाँ तो होती नहीं, इंडिया में होती है, और उनको क्या मिले, चीप रेट पर मिले। तो यूरोप के लिए हमें कौन कौन सी क्रॉप ग्रो करनी पड़ती थी, यस, हैव टू ग्रो, ज़बरदस्ती करवाते थे वो हमसे। तो नंबर 1 है द ब्रिटिश
persuaded for forced cultivators in various parts of India to produce other commercial crop. जैसे कुछ कमर्शियल क्रॉप है भाई, पहले हमारे जो इंडियन थे वो जो ऐसे करते थे, राइस हैं, वीट हैं, पल्सेस हैं, मतलब अपनी डेली की चीज़ें ज़्यादा किया करते थे, उनको उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था। लेकिन ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए थी? कमर्शियल क्रॉप चाहिए थी। क्यों चाहिए थी? क्योंकि उससे वो वहाँ से, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेते थे और अपने यहाँ पर जो है फिनिश्ड गुड्स वो करते थे तैयार। फिर वो फिनिश्ड गुड्स थी वो वापस हमारे इंडिया के ही मार्केट में आ जाती थी सेल होने। मीन्स वो चाहते थे कि हम सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल ग्रो करें और उसके बाद में सब कुछ वहाँ से बन के आए, हम हाथ पे हाथ रखे बैठे रहें। हमारे आर्टिजन जो थे, हमारे शिल्पकार, हस्तकार, ये सब जो है ऐसे करके बेचारे बिल्कुल वो हो गए थे, वर्कलेस हो गए थे, कोई काम ही नहीं रह रहा था उनके पास में। तो जूट इन बंगाल में उन्होंने कर दिया था कि जूट उगाना है, ज़बरदस्ती उगाना है, ठीक है। और आसाम में टी उगाना है। और शुगर केन इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस, जो कि अभी हमारा उत्तर प्रदेश है, यूपी, वहाँ पर उन्होंने कहा कि आपको शुगर केन उगाना ही है। और पंजाब के लिए उन्होंने बोल दिया कि वीट उगाना है। और महाराष्ट्र में जो है कॉटन उगाना है, कहाँ? महाराष्ट्र में। एंड पंजाब राइस इन मद्रास। तो ये उन्होंने अलग अलग स्टेट के लिए डिवाइड कर दिए कि आपको ये चीज़ें ग्रो करनी है, ठीक है। तो अब इसमें क्या आता है? ब्रिटिश यूज्ड अ वैरायटी ऑफ मेथड्स फॉर इंक्रीजिंग कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स दैट दे नीडेड। जो उनको ज़रूरत होती थी जिस क्रॉप की, उसके लिए वो वैरायटी ऑफ मेथड्स यूज़ करते थे, बहुत तरह तरह के मेथड्स यूज़ करवाते थे। उसमें ये ऐड करो, ये ऐड करो, मतलब उसकी उनको जो है ग्रो करनी थी उसको, है ना। वन सच क्रॉप वाज इंडिगो विच हैड अ ग्रेट वर्ल्ड वाइड डिमांड। और ऐसी ही क्रॉप थी इंडिगो, जैसा कि अभी आपने इसमें देखा, इंडिगो की जो है बहुत डिमांड थी। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से हम लोगों ने इंडिगो को ज़बरदस्ती उगाया। आगे आप देखेंगे, आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगी कि ये इंडिगो जो है किस तरह से एक रिवॉल्ट का कारण बना, एक रिवॉल्ट का रीज़न बना। और यहाँ से ही धीरे 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 स्टार्टिंग होती है किसकी? इंडिपेंडेंस, जो हमारा रेवोल्यूशन, हमारा जो शुरुआत हुई थी, हमारे आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत होती है, वो भी यहीं से धीरे धीरे इंडिगो से लेकर के होती है। तो ओके, अब वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।